स्वागत आप सभी का इस मास्टर क्लास में। इस क्लास में हम इस टॉपिक को बेसिक से एडवांस तक टीचर की तरह डिटेल में समझेंगे। आज का हमारा मिशन इस डीप डाइव में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है और वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति के नियम। हाँ बिल्कुल। और ये एक ऐसी फिजिक्स मास्टर क्लास होने वाली है जहां हम चीजों को बहुत डिटेल में समझेंगे। एकदम। ये उन सभी बिगिनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं। चाहे आप एसएससी, रेलवे, एनडीए या किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये क्लास आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगी। सही कहा आपने। तो चलिए शुरुआत करने से पहले एक मेंटल इमेज बनाते हैं। आप सभी ने वो न्यूटन्स क्रेडल वाला खिलौना तो जरूर देखा होगा। ओह हाँ, वो डेस्क पर रखने वाला टॉय ना, जिसमें वो स्टील की बॉल्स धागे से लटकी होती हैं। एकदम वही। जब हम उसमें एक किनारे की बॉल को पीछे खींचकर छोड़ते हैं तो वो आकर बाकी रुकी हुई बॉल्स से टकराती है। और देखिए अजीब बात ये होती है कि मोशन आखिरी बॉल में ट्रांसफर हो जाता है और वो हवा में उड़ जाती है। राइट। और जो बीच वाली बॉल्स होती हैं वो बिल्कुल अपनी जगह रुकी रहती हैं। देखने में खिलौना लगता है, पर इसकी पीछे की फिजिक्स बहुत डीप है। असल में ये सिंपल सा सेटअप फोर्स और मोशन के ट्रांसफर को बहुत परफेक्टली दर्शाता है। नियमों को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इनका उद्भव कहाँ से हुआ, यानी ओरिजिन। हाँ, क्योंकि मतलब क्या हम कह सकते हैं कि 1686 से पहले दुनिया बस ऐसे ही चल रही थी और फिर न्यूटन ने आकर अचानक उसका मैनुअल लिख दिया। ये मैनुअल वाली बात आपने बहुत सही कही। देखिए पहले लोगों को लगता था कि चीजों को चलने के लिए उनके अंदर कोई आंतरिक शक्ति होती है, पर फिर ब्रिटिश साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन आए। अच्छा, तो उन्होंने असल मैकेनिज्म समझाया। बिल्कुल। साल 1686 में उनकी एक बहुत ही फेमस किताब आई थी, प्रिंसिपिया। इस किताब का महत्व इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि पहली बार किसी ने एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल और मोशन के बीच के संबंध को मैथमेटिकली डिफाइन किया था। ओह वाह! यानी उन्होंने बेसिकली इन नियमों को 3 स्तंभों में मेरा मतलब 3 पिलर्स में बांट दिया। हाँ, और वो 3 पिलर्स हैं। पहला जड़त्व या इनर्शिया, दूसरा संवेग यानी मोमेंटम, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन। तो चलिए पहले पिलर से डिटेल में शुरुआत करते हैं। अगर मेरे सामने एक टेबल पर कोई चीज़ रुकी हुई है और मुझे उसे हिलाना है, तो क्या करना होगा? यहीं से आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी प्रथम नियम। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। राइट। और अगर चल रही है तो? अगर वो एक समान गति से मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। इसे थोड़ा और विजुअली समझते हैं। मान लीजिए मैं एक फुटबॉल ग्राउंड में हूँ। अब वहाँ घास पर रखी हुई एक रुकी फुटबॉल अपने आप तो नहीं चलेगी, है ना? बिल्कुल नहीं। उस रुकी हुई बॉल को मोशन में लाने के लिए किकर का एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो वेट, यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो हमारे नोट्स में भी दिया है। एक चलती हुई फुटबॉल हवा में उड़ने और घास पर लुढ़कने के बाद आखिर में रुक क्यों जाती है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्योंकि नियम तो कहता है कि चलती हुई चीज हमेशा चलनी चाहिए अगर फोर्स ना लगे। तो क्या उस बॉल ने नियम तोड़ दिया? नहीं नहीं, नियम टूटा नहीं है। असल में उस घास के मैदान पर इनविजिबल एक्सटर्नल फोर्सेस अपना काम कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि किकर ने लात मारना बंद कर दिया तो बॉल रुक गई, पर ऐसा होता नहीं है। अच्छा, तो वो इनविजिबल फोर्सेस कौन से हैं? पहला है घास का घर्षण यानी फ्रिक्शन, और दूसरा है हवा का अवरोध जिसे हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। ये दोनों एक बाहरी बल का काम करते हैं और उस बॉल को रोक देते हैं। समझ गया। अब एक टर्म बार बार आ रहा है, जड़त्व यानी इनर्शिया। ये जड़त्व आखिर क्या है? देखिए सिंपल डेफिनेशन में ये वस्तु का वो गुण है, प्रॉपर्टी है, जो उसकी वर्तमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, यानी वो अपोज करता है। तो मतलब शॉपिंग कार्ट वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ। जैसे एक खाली शॉपिंग कार्ट को धक्का देना बहुत आसान होता है, पर अगर मैं उसमें ईंटें भर दूं, ब्रिक्स भर दूं, तो इसे हिलाना मुश्किल हो जाता है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। खाली कार्ट हिलाना आसान इसलिए है क्योंकि उसका द्रव्यमान यानी मास कम है, और मास कम है तो उसका जड़त्व भी कम है। और भारी कार्ट में एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। हाँ, भारी कार्ट का मास अधिक होता है, इसलिए उसमें अधिक जड़त्व होता है। यहाँ सभी स्टूडेंट्स एक बात स्ट्रिक्टली नोट कर लें,
इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जड़त्व सीधे तौर पर द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो अगर मैं इसको बेसिक टर्म्स में पूछूं, क्या इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का आलस है, लेजीनेस है, जो जैसा है वैसे ही रहना चाहता है? बिल्कुल। आलस एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी है। इस आलस को हम एकेडमिक पर्सपेक्टिव में 2 अलग रूपों में देख सकते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। अच्छा, तो ये आलस असल जिंदगी में कैसा दिखता है, उस पर आते हैं। पहला है विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसकी कंडीशन ये है कि वस्तु रुकी हुई है पर बेस अचानक चल पड़ता है। रुकी हुई वस्तु रुकी ही रहने की जिद करती है। जैसे वो कंबल वाला एग्जाम्पल, जब हम गंदे कंबल को डंडे से पीटते हैं। हाँ, जब आप डंडे से पीटते हैं तो कंबल तो गति में आ जाता है और पीछे हट जाता है, पर उसमें जो धूल के कण हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो जड़त्वा के कारण रेस्ट में ही रहते हैं। ओह वाओ, इसलिए वो कंबल से अलग होकर हवा में उड़ते हुए दिखते हैं। एग्जैक्टली। और इसका एक और बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, ग्लास, कार्डबोर्ड और सिक्के वाला। अगर आप कांच के ग्लास पर कार्डबोर्ड रखें और उस पर सिक्का रखें, और फिर अगर मैं उस कार्डबोर्ड को तेजी से खींच लूं तो सिक्का कार्डबोर्ड के साथ नहीं जाता, वो सीधा ग्लास के अंदर पानी में गिर जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि सिक्का अपनी रेस्ट स्टेट में आलस कर रहा था। ऐसा ही कुछ पेड़ हिलाने पर भी होता है। टहनियां तो हिलती हैं, पर फल रेस्ट में रहने की वजह से टूटकर गिर जाते हैं। हमारे लैब नोट्स में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग विजुअल लैब एग्जाम्पल दिया गया है, ग्लास वर्सेस बुलेट वाला। हाँ, ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर कांच के ग्लास पर एक गोली फायर की जाए जिसका वेग यानी हाई वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो कांच का सिर्फ वही हिस्सा मोशन में आता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। बस एक गोल छेद बन जाता है और बाकी ग्लास अपनी जगह शांत रहता है। सही कहा। और वहीं अगर आप एक पत्थर मारें कांच पर, जिसका वेग काफी कम है, लो वेलोसिटी है, तो वो पूरे ग्लास को मोशन में ले आता है और ग्लास चटक कर टूट जाता है। ये विराम के जड़त्व का उत्कृष्ट उदाहरण है। राइट। अब आलस के दूसरे रूप पर चलते हैं, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। यहाँ कंडीशन उल्टी होगी, है ना? वस्तु चल रही है और बेस अचानक रुक जाता है। हाँ, यहाँ चलती हुई वस्तु चलते रहने की जिद करती है। इसका सबसे डेली लाइफ उदाहरण है बस में अचानक ब्रेक लगना। ओ हाँ, जिसमें पैर फर्श के साथ तुरंत रुक जाते हैं, पर हमारी अपर बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। एकदम सही। और ऐसा ही दौड़ते हुए घोड़े के अचानक रुकने पर भी होता है। घोड़ा रुकता है पर राइडर आगे की तरफ गिर जाता है। समझ गया। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए मैं एक क्विक टिप दे देता हूं। याद रखें, गाड़ी चले तो पीछे गिरें, ये विराम का जड़त्व है, और गाड़ी रुके तो आगे गिरें, ये गति का जड़त्व है। ये टिप तो स्टूडेंट्स को हमेशा याद रहेगी। तो देखिए, पहले नियम ने हमें बताया कि फोर्स लगाने से स्टेट चेंज होती है, पर कितना फोर्स लगेगा और उस फोर्स का असर क्या होगा, ये हमें दूसरा नियम बताता है। उस पर जाने से पहले मेरे दिमाग में एक बेसिक फिजिक्स का प्रश्न आ रहा है। अगर मैं एक फुटबॉल को लात मारूं तो मुझे चोट नहीं लगती, पर उतने ही इक्वल फोर्स से अगर मैं किसी भारी पत्थर को लात मारूं तो बहुत जोर की चोट लगती है। ऐसा क्यों? यहाँ दूसरे नियम का कॉन्सेप्ट आता है, जिसे हम संवेग या मोमेंटम कहते हैं। प्रभाव सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि फोर्स कितना है, बल्कि वस्तु के द्रव्यमान यानी मास और उसके वेग यानी वेलोसिटी पर निर्भर करता है। तो इसका कोई फॉर्मूला भी होगा? हाँ, संवेग को P से दर्शाते हैं, तो फॉर्मूला है P = mv। ये एक वेक्टर यानी सदिश राशि है और उसकी SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। ओके, तो यहां से सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन कहती है कि किसी वस्तु पर लगाया गया फोर्स उस वस्तु के मास और उसमें उत्पन्न एक्सेलरेशन यानी त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है F = ma। मतलब ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, लेकिन अगर मास बढ़ाऊंगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। बिल्कुल। और इस रिलेशन का इस्तेमाल हम रियल वर्ल्ड में चोट से बचने के लिए करते हैं, इंजरी प्रिवेंशन में। वो कैसे? देखिए, मुख्य सिद्धांत ये है कि संवेग को 0 करने के लिए हमें टाइम बढ़ाना पड़ता है, समय, जिससे फोर्स का प्रभाव कम हो जाता है। जैसे एक क्रिकेटर बॉल कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। सही पकड़ा आपने। हाथों को पीछे खींचना, इससे बॉल के रुकने का टाइम बढ़ जाता है और हाथ पर लगने वाला फोर्स
कम हो जाता है। राइट। और गाड़ियों में जो शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं वो भी सेम ही काम करते हैं ना? वो झटकों की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके टाइम को बढ़ा देते हैं। एकदम सही। तो अब तक हमने फोर्स का असर एक बॉडी पर देखा, लेकिन जब दो अलग चीजें आपस में इंटरैक्ट करती हैं, टकराती हैं, तब क्या होता है? ये हमारा तीसरा नियम बताता है। तृतीय नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। हाँ, ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। पर एक क्रूशियल पॉइंट है यहाँ। वो क्या है? ये दोनों फोर्स, क्रिया और प्रतिक्रिया, हमेशा अलग-अलग वस्तुओं पर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर काम करते हैं। एक वस्तु दूसरी पर फोर्स लगाती है और दूसरी पहली पर उतना ही ऑपोजिट फोर्स लगाती है। डेली लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो रॉकेट लॉन्च इसका बेस्ट एग्जांपल है। एक्शन में गैसेस तेजी से नीचे निकलते हैं और रिएक्शन में रॉकेट ऊपर जाता है। बिल्कुल। और बंदूक जब चलाते हैं तो उसका रिकॉइल भी सेम है। एक्शन में गोली आगे निकली, रिएक्शन में बंदूक ने झटका पीछे दिया। और नाव से कूदना, जब हम बोट से आगे कूदते हैं तो अपने पैरों से नाव को पीछे धकेलते हैं, ये एक्शन हुआ, और नाव हमें आगे धकेलती है, ये रिएक्शन हुआ। सही। चप्पू चलाना यानी रोइंग भी इसका ही एक उदाहरण है। आप पानी पीछे धकेलते हैं और पानी नाव को आगे धकेलता है। पर वेट, यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर एक्शन और रिएक्शन हमेशा बिल्कुल बराबर हैं, तो दोनों जुड़कर जीरो क्यों नहीं हो जाते? फोर्स कैंसिल क्यों नहीं होते आपस में? देखिए, मैं उस क्रूशियल पॉइंट पर वापस जाऊंगी जो मैंने स्ट्रांगली एम्फसाइज किया था। फोर्सेस आपस में तब कैंसिल होते जब वो एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे होते, पर यहाँ फोर्स डिफरेंट बॉडीज पर लग रहे हैं। ओह अच्छा, मतलब बुलेट और गन दोनों अलग हैं इसलिए कैंसिल नहीं हुए। एकदम सही। इसलिए मोशन पॉसिबल हो पाता है। तो अब जब तीनों नियम समझ आ गए हैं, तो एक बार एग्जाम्स के लिए सारी मेन कंपोनेंट्स या फिजिकल क्वांटिटीज को क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं। चलिए करते हैं। मैं यहाँ 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स के नाम लूंगा। आप उनकी डेफिनेशन, प्रकार और यूनिट बताइएगा। पहला टर्म है बल यानी फोर्स। बल वो धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति बदल दे। ये एक वेक्टर राशि है और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन एन होती है। दूसरा द्रव्यमान यानी मास। द्रव्यमान किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है। ये एक स्केलर यानी अदिश राशि है। इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम केजी होती है। तीसरा टर्म त्वरण या एक्सेलरेशन। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। ये भी एक वेक्टर राशि है। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और आखिरी टर्म संवेग या मोमेंटम। संवेग मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है। ये एक वेक्टर राशि है और इसकी एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड होती है। फैंटास्टिक। अब बारी है इस मास्टर क्लास की सबसे स्पेशल मास्टर डिकोडर की। ये बेसिक क्विक रिवीजन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हाँ, ये डिकोडर बहुत काम आता है। तो देखिए, फर्स्ट लॉ हमें बताता है जड़त्व के बारे में और यहाँ से हमें मिलती है बल की परिभाषा। सेकंड लॉ सिखाता है चोट से बचाव करना और यहाँ से हमें मिलता है बल का सूत्र यानी F = ma। और थर्ड लॉ में आते हैं रॉकेट, गन और तैरना यानी क्रिया प्रतिक्रिया। यह एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए एक बड़ा स्टार फैक्ट है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, बल की परिभाषा हमेशा पहले नियम से आती है, जबकि उसका सूत्र दूसरे नियम से मिलता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये फैक्ट आपने बिल्कुल ठीक हाईलाइट किया। अक्सर क्वेश्चंस इसी ट्रिक पे घूमते हैं। तो चलिए अब इन नियमों का टेस्ट लेते हैं। एक टीचर की क्लास बिना टेस्ट के पूरी नहीं हो सकती। हम सोर्स डॉक्यूमेंट के 5 MCQ टेस्ट यहाँ लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। पहला सवाल, कालीन को छड़ी से पीटना किसका नियम है? इसका सही जवाब है गति का पहला नियम और इसका कारण जड़त्व है, जैसा हमने डिस्कस किया था। दूसरा सवाल, बल या फोर्स किसका गुणनफल है? दूसरे नियम के हिसाब से F = ma, तो बल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। तीसरा सवाल थोड़ा ट्रिकी है। जल में तैरना या स्विमिंग किस नियम के कारण संभव है? ये तृतीय नियम के कारण संभव है। एक्शन और रिएक्शन की वजह से ही हम पानी आगे पीछे कर पाते हैं। चौथा सवाल हमारे मास्टर डिकोडर से, बल की परिभाषा कहाँ से आती है? बल की परिभाषा पहले नियम से मिलती है,
कैलकुलेशन जरूर दूसरे से होती है, पर बेसिक परिभाषा पहले नियम से ही आती है। और 5वां सवाल, फाइनल कॉन्सेप्ट चेक। अगर एक दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाए तो जो सवार है वो आगे गिरता है, क्यों? इसका सही जवाब है गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि राइडर का निचला हिस्सा रुक जाता है घोड़े के साथ, पर उसकी ऊपरी बॉडी आगे बढ़ती रहती है। बहुत ही क्लियर और शानदार एक्सप्लेनेशन रहा। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं तो तीनों नियमों और मास्टर डिकोडर ने फिजिक्स को क्लियर कर दिया। पहला नियम आलस का है, दूसरा कैलकुलेशन का है और तीसरा इंटरैक्शंस का। हाँ, और एंड में मैं अपने तरफ से एक सोचने वाला प्रश्न छोड़ना चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स के लिए। ओह जरूर। इक्वल और ऑपोजिट एक्शन रिएक्शन है ना? जब एक सेब पेड़ से जमीन पर गिरता है तो उतनी ही बराबर फोर्स से वो छोटा सा सेब भी पूरी धरती को अपनी तरफ खींचता है। वेट रियली? फोर्स एकदम बराबर होता है दोनों तरफ? बिल्कुल। पर सवाल ये है कि हमें धरती मिलती हुई या सेब की तरफ उठती हुई क्यों नहीं दिखती? इसका जवाब दूसरे नियम F=ma और मास के रेशियो में छिपा है। इस कैलकुलेशन पर सभी आगे जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये मास्टर क्लास अच्छी तरह समझ आई होगी।